हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, अभी रिसेंट में न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में। तो ये टॉपिक को जानने के पहले हम थोड़ा सा टॉपिक को तोड़ेंगे भी, समझेंगे क्या बात हो रही है इसमें और क्यों ये मुद्दा उठ के आ रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे कि करंट जो गवर्नमेंट है सेंट्रल में, तो शुरू से उनके कुछ मैनिफेस्टो में रहा है, जैसे कि आर्टिकल 370, इसके अलावा अयोध्या का मैटर था और तीसरा एक जो मैटर था यूनिफॉर्म सिविल कोड और समान नागरिक संहिता का। तो क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या है समान नागरिक संहिता, ये आज समझेंगे। और जनरली लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, तो हम थोड़ा सा सरल वे में इसको समझेंगे, क्यों इसकी ज़रूरत है और कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। इसे किस तरीके से समझा जा सकता है, न्यूज़पेपर में अगर आए तो आप रिलेट कर सके क्या है। तो चलिए चालू करते हैं आज का टॉपिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, ये 3 भागों में है बेसिकली, यूनिफॉर्म, सिविल और कोड। यूनिफॉर्म का मतलब होगा समान, बराबर, इक्वल, सारी चीज़ें। सिविल मतलब हो जाएगा, सिविल का मतलब वैसे दीवानी या नागरिक से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होगी वो हो जाएगा। और कोड या संहिता मतलब ऐसे नियम, ऐसे कानूनों का एक संकलन। तो समान नागरिक संहिता इस चीज़ के बारे में बात करता है। तो आगे हम देखते हैं। तो टॉपिक समझने के पहले थोड़ा सा हमको कुछ चीज़ें और जाननी पड़ेंगी। जैसे अगर हम देखें तो लॉ या कानून जो है मेनली 2 तरीके के होते हैं, सब कोई जानते हैं। कुछ क्रिमिनल होते हैं, कुछ सिविल मैटर होते हैं। क्रिमिनल या फिर आपराधिक कानून और सिविल नागरिक कानून या फिर दीवानी कानून जो होंगे। इसी में हम अगर देखें तो कुछ कमर्शियल लॉज होते हैं, वाणिज्यिक कानून होते हैं, और कुछ होते हैं पर्सनल लॉज या व्यक्तिगत कानून। तो ये जो यूसीसी का मैटर है ये यहीं पर आकर फंसता है। अब ये क्यों फंसता है, पहले हम समझ लेते हैं पर्सनल लॉज क्या होते हैं। तो पर्सनल लॉज में ऐसे मैटर्स, ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि डील करते हैं क्या, पर्सनल चीज़ों से। जैसे क्या, शादी, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस या फिर आपकी विरासत या एडॉप्शन, इस तरीके के कुछ अधिकार जो किसी भी इंडिविजुअल को मिले इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, उन्हें क्या कहा जाएगा, पर्सनल लॉज। तो आज़ादी के पहले अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव क्या था, यहाँ से ज़्यादा धन अर्जित करना और ऐसे कानून लाना जिससे उनको उसमें भी सहूलियत हो सके। तो उनने जो है सारे कानूनों का यूनिफिकेशन किया और सभी नागरिकों के लिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन ये सारे कानून जो है सेम होंगे, चाहे वो क्रिमिनल हो या सिविल मैटर्स के। सिविल मैटर्स में भी अगर हम देखें तो कमर्शियल, लेकिन उन्होंने जो है पर्सनल लॉज या व्यक्तिगत कानून जो थे उस पर कोई छेड़खानी नहीं की, उसे उनने नहीं छुआ। हर धर्म का, हर रिलीजन का, हर समुदाय, कम्युनिटी का अपना एक डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट सभ्यता रही है, उस आधार पर उनके पर्सनल लॉज रहे। तो जो यूनिफिकेशन हुआ वो इन कानूनों का हुआ, इसे टच नहीं किया गया। तो यही चीज किया ब्रिटिशर्स ने, और हर समुदाय के अपने जो है विशिष्ट सेपरेट जो है कानून है, पर्सनल लॉज हैं। ठीक, तो आगे अब देखते हैं हम कि ये न्यूज़ में क्यों चला हुआ है ये टॉपिक। तो जैसे मैंने बताया, करंट गवर्नमेंट का ये एक मेन मुद्दों में रहा है, और हाल ही में जो है प्रधानमंत्री हमारे श्री मोदी जी ने क्रूशियल नीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज लॉज ऐसा घोषणा की है कि ऐसे कानूनों को लागू करना अति आवश्यक बताया है। किसने, पीएम ने, यूसीसी, जिसमें जो है सबको बराबर सिविल कानून का संरक्षण मिले। इसके अलावा जो है हमारा 22nd लॉ कमीशन 2020 में जो है स्थापित किया गया था, और इसके चेयरमैन कौन बने, तो ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी हैं। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो 22वां है, इसने भी हाल ही में, आप देखेंगे पीआईबी में भी आया है, उनकी वेबसाइट में भी देख सकते हैं, उनने बोला है कि ये पब्लिक और जो रिकॉग्नाइज्ड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जनता और मान्यता प्राप्त जो धार्मिक संगठन है,
उनके विचार मांगे हैं 14 जून को कि यूसीसी से संबंध में उनके क्या विचार हैं, आम जनता की क्या राय है, ये मांग की गई है। ठीक, तो हम समझते हैं पहले यूसीसी क्या है। एक आपको ढांचा समझ में आ गया कि भाई किस तरह के कानून होते हैं, पर्सनल लॉ क्या होता है, और यूसीसी की आज की स्थिति में हमारे संविधान में और हमारे देश में क्या पोजीशन है, ये भी हम समझते हैं। तो उसके लिए पहले हमको जानना होगा कि यूसीसी क्या है। तो आर्टिकल 44 है जो कि हमारा है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो आप सब जानते हैं, जो नहीं जानते हैं इस बारे में, ये हमारे संविधान के पार्ट 4 का भाग है, भाग 4 का जो है एक अनुच्छेद है, और पार्ट 3 वहीं पर क्या है, यह भाग 3 क्या है, तो भाग 3 है हमारा फंडामेंटल राइट्स का। तो फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि नागरिकों को मिले हुए हैं, और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, ये हमने हमारे संविधान में आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और ये कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं, कुछ ऐसे दायित्व है सरकार के जो कि एक कल्याणकारी राज्य या फिर गुड गवर्नेंस के लिए उनको इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। तो आर्टिकल 44 बोलता है स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राज्य पूरे भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, ये बात की जाती है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, इसका मतलब डज इट मीन्स दैट ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी इररिस्पेक्टिव ऑफ their religion shall be treated equally according to the national civil code which shall be applicable to all uniformly। मतलब क्या हुआ इसका, समाज के सभी वर्ग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, राष्ट्रीय नागरिक संहिता के अनुसार समान व्यवहार किया जाएगा जो सभी पर समान रूप से लागू होगा, ये चीज़ बोलता है। तो किसी भी धर्म को उनके पर्सनल लॉ के बजाय एक यूनिफॉर्म तरीके से ट्रीट किया जाएगा, जो कि भारत में जैसे हम देखते हैं इंटीग्रेशन के लिए अति आवश्यक है। हमारे देश की डाइवर्सिटी के हिसाब से अगर देखा जाए, विविधता के हिसाब से देखा जाए। लेकिन वहीं जब हम डीपीएसपी का आर्टिकल 37 पढ़ते हैं, 37 पढ़ते हैं, तो ये क्या बोलता है, अनुच्छेद 37 कहता है कि डीपी जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये जो है कोर्ट के द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं है, किसी भी कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। पूरा का पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला जो भाग है, राज्य के नीति निदेशक तत्व का जो भाग है, ये इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो इसको लेकर जो है कानून नहीं बन सके अभी तक के। तो इसके कई कारण हैं क्यों कहीं इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जहां पर यूसीसी इम्प्लीमेंटेड है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक, तो बाकी जगह क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया ये ऐसा, तो बाकी जगह ना इम्प्लीमेंट होने का कारण, ये इम्प्लीमेंट होने का कारण क्योंकि पोर्चुगीज़ ने जो कोडिफिकेशन किया था उसमें पर्सनल लॉज को भी इंक्लूड कर लिया था। ठीक, तो कारण क्या है, हमारे देश की विविधता, डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए राजनीतिक तौर पर, या फिर जो वोट बैंक पॉलिटिक्स कहा जाता है उस कारण भी जो है, और इसके अलावा ही अन्य कई मुद्दे होंगे जिस कारण यूसीसी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका भारत में। साथ ही में वही चीज़ मैंने बात की थी, क्यों इम्प्लीमेंट, मतलब जो डीपीएसपी के बारे में बोला जाता है कि ये क्या, विल ऑफ गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश देम फॉर द गुड गवर्नेंस एंड वेलफेयर। मतलब डीपीएसपी को सुशासन या लोगों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। ठीक, तो ये कुछ बात हुई कि डीपीएसपी, हमने देख लिया कि डीपीएसपी क्या है, इसके क्या प्रावधान संविधान में दिए हैं, भारत में इम्प्लीमेंट ना होने के कारण क्या है, और इसकी क्या स्थिति है संविधान में। अब अगर यूसीसी अगर हम देखें तो ये कैसे पर्सनल मैटर कवर करेगा, तो विवाह, मैरिज से संबंधित, डिवोर्स, तलाक से संबंधित, मेंटेनेंस, भत्तों से संबंधित, अगर कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस होती है, चाहे वो
कोई महिला भी हो, जैसे हमारे यहाँ अभी महिलाओं का भी हक होता है पैतृक संपत्ति में एडॉप्शन के लिए या फिर सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, वही चीज मैंने बोला। तो ऐसे सारे मुद्दे जो हैं कवरेज होंगे किसमें, यूसीसी में। ठीक, सबके लिए यूनिफॉर्मली अगर ऐसा आ जाता है। अब इसमें हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जैसे हमने देख लिया कि प्री इंडिपेंडेंस क्या स्थिति थी, अंग्रेजों ने इस मुद्दे को नहीं छुआ। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, तो इंडिपेंडेंस के बाद संविधान जब बना तो हमने यूसीसी लाना चाहते थे और उसी के लिए हमने क्या किया, इसे डीपीएसपी में रखा सरकार ने। इसके बाद 1955 में हम देखेंगे हिंदू कोड बिल लाने का प्रयास रहा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, और इसमें कैसे मुद्दे थे, जैसे डिवोर्स है ना, जिसमें पॉलीगेमी या फिर बहुविवाह या फिर गिव राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस टू डॉटर्स, ये ऐसे मुद्दों को लाने की कोशिश की गई। और इसी के एक डाइल्यूटेड वर्जन में हमने देखा कि कई सारे अधिनियम लाए गए, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हो, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट हो, सक्सेशन एक्ट हो और स्पेशल मैरिज एक्ट हो। तो इन सब से कुछ चीज की गई कि हमारे यहाँ मैरिज को जो है लीगलाइज या फिर उसका विधिकरण कर दिया गया, वैधिक शक्ति दे दी गई किसे, मैरिज को। तो उसी के चलते आप देखेंगे इसमें, और ये एक स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया। इसमें ये प्रावधान किया गया अगर इंटर रिलीजियस विवाह होता है तो उसमें जो है स्टेट प्रोटेक्शन देगी, स्टेट जो है मान्यता देगी अगर इंटर रिलीजन विवाह होता है। तो इस तरीके से कुछ कानून लाए गए। तो ये सारे जो कानून लाए गए ये पर्सनल मैटर्स पर थे, है ना, पर्सनल लॉज पर थे। लेकिन हम अगर देखें तो ये सारे जो कानून लाए गए थे ये बाकी धर्मों में इम्प्लीमेंट हुए, लेकिन उस समय जो है ये पर्सनल लॉज मुस्लिम समुदाय पर इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे। तो जिस कारण से जो है ये प्रैक्टिसेस इनके समुदाय में जो थी वो उनके धार्मिक रिवाजों से उन जो भी प्रिवलेंट रही होंगी उस हिसाब से जारी रही। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आई कि जो पर्सनल मैटर्स पर कानून बने उस समय वो कानून मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम कम्युनिटी पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सके और उनके लिए एक सेपरेट पर्सनल बोर्ड रहा। आगे अगर देखें तो इससे सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुए वो कौन हुए, तो वुमेन एंड देयर राइट्स, महिलाएं तथा उनके अधिकारों को जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। जैसे डिवोर्स के बाद क्या स्थिति होगी महिलाओं की, अगर संपत्ति का सक्सेशन होता है तो एडॉप्शन किया जा सकता है कि नहीं, तो महिलाओं की स्थिति जो है इसमें उसका डाउनफॉल हो रहा था। तो इसका परिणाम भी हमको कैसे दिख सकता है कि कुछ केसेस हुए जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर कहा कि यूसीसी आना चाहिए। तो ये कैसे, पहला केस हुआ जो बहुत लाइमलाइट में रहा नेशनल लेवल पर, 73 वर्ष की महिला थी शाह बानो, इनका डिवोर्स हो गया और इनमें जो है मेंटेनेंस के लिए केस लगाया, भत्ता मिलना चाहिए इसलिए जो है केस लगाया। केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा कि जो भी भत्ता दिया जाना चाहिए वो सफिशिएंट मात्रा में दिया जाना चाहिए और लाइफ लॉन्ग तक के जो है दिया जाना चाहिए। तो इसको सुप्रीम, और ये जो है आर्टिकल सेक्शन 125 जो है सीआरपीसी का हमारा, उसके अगेंस्ट माना गया अगर जो है मेंटेनेंस या भत्ता नहीं दिया जाता है। इसमें जो है 3 मंथ्स का एक पीरियड होता है इद्दत का, तब तक ही जो है कुछ राशि दी जाती थी। तो इसे जो है सेक्शन 125 जो कि बात करता है कि महिलाओं को मेंटेनेंस भत्ता दिया जाना चाहिए पोस्ट डिवोर्स, तो ये उसके अगेंस्ट है माना किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, और माना कि
यूसीसी वुड हेल्प इन रिमूविंग द कॉन्ट्रडिक्शन बेस्ड ऑन आइडियोलॉजीज, जो विचारधारा के आधार पर कुछ मतभेद हैं उसे हटाने में सहायता मिलेगी। तो उस समय की गवर्नमेंट ने जो है एक कानून लाया, मुस्लिम वुमेन्स राइट्स टू प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 में, और इस अधिनियम से जो सीआरपीसी की धारा 125 थी उसे मुस्लिम महिलाओं पर नहीं लागू होगी, इस तरह के प्रावधान किए। ठीक, आगे देखते हैं। एक और केस हुआ डेनियल लतीफ़ी केस। इसमें बात की गई कि जो ये अमेंडमेंट या फिर बदलाव कर दिया गया था वुमेन्स एक्ट में, मुस्लिम वुमेन्स एक्ट में, उसे चैलेंज किया गया किस ग्राउंड पे कि ये आर्टिकल 14-15 राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है और साथ में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के भी अगेंस्ट में है आर्टिकल 21 के। तो ये दो चीज़ के बारे में जो है क्वेश्चन उठा, इस पर केस किया गया, चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद एक और प्रमुख केस आता है शायरा बानो केस। तो ये केस आप अगर देखेंगे, मैंने 3 मुद्दे बताए थे, एक था यूसीसी, एक था 370 और एक मैंने अयोध्या का मैटर बताया था। तो यूसीसी में ही अगर हम देखें तो एक ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, तो कहीं ना कहीं ये इसी का हम सब पार्ट मान सकते हैं। शायरा बानो का केस था, ये संबंधित था ट्रिपल तलाक से रिलेटेड, और जो है इस पर गवर्नमेंट ने जो है कानून भी बना दिया है। तो ये केस कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये यूसीसी इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पार्ट था। तो कोर्ट ने इस समय भी कहा कि रिकमेंडेड दैट पार्लियामेंट शुड एनेक्ट द लॉ टू रेगुलेट द मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्सेस। तो उसके लिए कानून आ गया, गवर्नमेंट ने बनाया। आगे देखते हैं, एक केस हुआ सरला मुदगल केस 1995 का। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठा कि अगर कोई हिंदू हस्बैंड जो है हिंदू लॉ के तहत शादी किया है, बाद में जो है वो इस्लाम एक्सेप्ट कर लेता है किसके लिए, अपनी सेकेंड मैरिज के लिए, तो क्या ये वैलिड रहेगा? तो कोर्ट ने इसमें भी कहा था कि यूसीसी आना चाहिए और ऐसी जो भी फ्रॉड कन्वर्सेशन या फिर चीज़ें की जाती दूसरी शादी करने के लिए, तो इसे रोकना चाहिए। तो ये भी केस हुआ किसमें, सरला मुदगल केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर कहा है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए सभी नागरिकों के लिए बराबर। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली 1995 और 2017 में कहा है किसके बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो ये हमने अभी देखा कि 3 इम्पॉर्टेंट केस रहे और जिसके कारण महिलाओं के साथ जो है कुछ भेदभाव हो रहे हैं, और एक यूनिफॉर्मली जो है एक पर्सनल लॉ या पर्सनल मैटर पे कोई कानून होना चाहिए, ये मैटर है। तो अब हम लोग इसी में देखें तो कुछ लोग जो है जैसे इसके फेवर में हैं, तो कुछ लोग जो बोलेंगे इसमें फेवर में क्यों, तो ये जो है भारत के एकीकरण के लिए आवश्यक है। एक देश एक कानून, वन नेशन वन लॉ, सभी के लिए बराबर कानून होना चाहिए। ठीक। दूसरा, वोट बैंक पॉलिटिक्स जो होती है वो उसमें कमी आएगी। ठीक। फिर एक प्रोग्रेसिव नेशन हमारा इस्टेब्लिश हो सकेगा जो कि ह्यूमंस के, सिटीजन्स के अधिकारों के बारे में, उनके राइट्स के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। महिलाओं को और ज़्यादा अधिकार मिल पाएंगे। ठीक। एक सेक्युलरिज्म इस्टेब्लिश हो पाएगा जहाँ पर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी नेशन सबको बराबर के अधिकार होंगे और जहाँ पर सभी इंडियंस को जो है बराबरी से ट्रीट किया जाएगा, ऐसा कहना है कि इनका जो लोग फेवर में हैं। ठीक। इसी में हम देखेंगे कुछ चैलेंजेस भी हैं। अब क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इस समय, तो इसमें आप देखेंगे जो माइनॉरिटी ग्रुप है जिनके ऊपर ऐसा कानून या जिनके पर्सनल लॉज पर जो है कानून बनाया जाएगा, उनका कहना है कि यूसीसी उनके राइट टू रिलीजियस फ्रीडम जो आर्टिकल 25 में स्पेसिफिकली दिया है संविधान के, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके अगेंस्ट है। हमारे देश की जो है इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है।
लोगों में अवेयरनेस कम है अपने अधिकारों के बारे में, अपने राइट्स के बारे में, तो ये भी एक चैलेंज है। राइट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, अब ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ। अब हम अगर बात कर रहे हैं कि हम एक कम्युनिटी विशेष के पर्सनल लॉ को भी जो है हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसमें, यूसीसी में लाना चाहते हैं, लेकिन हम अगर देखें ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल कल्चर जो एक विशिष्ट कल्चर है, तो क्वेश्चन उठता है कि क्या उन्हें भी यूसीसी के दायरे में लाया जाएगा? तो जो इनका एक विशिष्ट कल्चर है, क्या उसका संरक्षण हो पाएगा, प्रोटेक्शन हो पाएगा? तो ये प्रश्न उठता है। साथ में चैलेंज ये भी है कि पॉलिटिकल विल कैसी है, तो इस आधार पर कैसा यूसीसी इम्प्लीमेंट होता है वो देखने योग्य होगा। भारत की डाइवर्सिटी को आंसर करते हुए किस तरह से भारत की विविधता को जो है उत्तर दिया जाए। तो कंक्लूजन हम क्या मान सकते हैं इसमें, जैसा हमने देखा पूरा टॉपिक डिस्कशन करने पर, कि भाई गवर्नमेंट को एक मिडिल पाथ लेकर आना पड़ेगा, मध्यम मार्ग लेकर आना पड़ेगा, जिसमें सभी समुदाय के जो धार्मिक प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें उनके साथ भी ज़्यादा छेड़खानी ना हो सके, और साथ में जो है सबको सबके अधिकार और राइट्स भी मिल सके। तो एक ऐसा मिडिल पाथ लाने की ज़रूरत है। एक इंक्लूसिव लॉ होना चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे बैकवर्ड क्लास हो या विकसित समाज के लोग हों, हर किसी को जो है इसमें इंक्लूड करना चाहिए। इक्वलिटी एंड राइट्स ऑफ वुमेन शुड बी एड्रेस्ड, तो महिलाओं के जो इक्वलिटी, उनकी समानता तथा बराबरी, उनके जो अधिकार हैं, उसको प्रमुखता से एड्रेस भी होना चाहिए। इसके अलावा बात क्या है, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन शुड बी मेंटेन्ड। इससे अगर हमारे देश की विविधता की वजह से जो है अगर ऐसा कोई कानून आता है और उससे हमारे देश की एकता, अखंडता पर अगर प्रभाव पड़ता है, तो ये क्वेश्चन होगा। तो हमें एक ऐसा कानून चाहिए, यूसीसी, जैसे कहा जा रहा है कि शायद मानसून सत्र में सरकार द्वारा इसे ला लिया जाएगा। तो हमें एक इस तरीके का कानून चाहिए जिसमें ये सारे चीज़ों को एड्रेस किया जाए। कंक्लूजन इस तरीके से कुछ निकलेगा। तो हमें अभी देखना है कि किस तरह से ये कानून आता है, और उम्मीद है कि इससे आपको एक पिक्चर क्लियर हो गया होगा यूसीसी का क्या मैटर है। अभी आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ें तो आप रिलेट कर पाएंगे। तो कल इसी तरह कोई और टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।